जब दुनिया किसी को बेकार समझकर फेंक देती है तो कुदरत उसे उठाकर अनमोल बना देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही बदनसीब जानवर की है जिसे उसके मालिक ने सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वह अब बोझ नहीं उठा सकता था। लेकिन एक गरीब मजदूर ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर उसे पाला। उसे क्या मालूम था कि जिस लंगड़े घोड़े की वह खिदमत कर रहा है उसके पैरों में मिट्टी नहीं बल्कि किस्मत लगी हुई है। पुराने जमाने की बात है। एक मसरूफ तिजारती शहर के किनारे एक बहुत बड़ा और जालिम सौदागर रहता था जिसका नाम सेठ वकार था। सेठ वकार के पास सैकड़ों घोड़े, खच्चर और ऊंट थे जो दिन रात सामान ढोने का काम करते। सेठ वकार का उसूल था, जो जानवर कमा कर दे उसे खिलाओ, जो बूढ़ा या बीमार हो जाए उसे बाहर फेंक दो। उसके अस्तबल में एक बहुत खूबसूरत और ताकतवर सफेद घोड़ा था जिसका नाम तूफान था। तूफान सेठ का पसंदीदा घोड़ा था क्योंकि वह सबसे ज्यादा बोझ उठाता और सबसे तेज दौड़ता था। लेकिन एक दिन एक पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए तूफान का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची, मगर उसकी पिछली टांग बुरी तरह टूट गई। जब तूफान को सेठ वकार के सामने लाया गया तो सेठ ने हिकारत से देखा, यह तो अब लंगड़ा हो गया है, अब यह मेरे किसी काम का नहीं। इसे शहर से बाहर वीराने में छोड़ आओ, मैं इस पर हराम का दाना जाया नहीं करूंगा। मुलाजिमों ने हुक्म की तामील की। उन्होंने तूफान को शहर से मीलों दूर एक बंजर इलाके में छोड़ दिया। बेचारा घोड़ा जो कल तक शाही खुराक खाता था आज भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसकी टूटी हुई टांग से खून रिस रहा था और कौवे उसके जख्म को नोच रहे थे। वह दर्द से हिनहिना रहा था मगर कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। इसी रास्ते से एक गरीब लकड़हारा गुजर रहा था जिसका नाम शाबान था। शाबान की उम्र 50 साल के करीब थी। वह बहुत गरीब था मगर उसका दिल समंदर जैसा वसीय था। उसके अपने बच्चे फाकों से थे। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमाता था। जब शाबान ने इस खूबसूरत मगर जख्मी घोड़े को देखा तो उसका दिल भर आया। उसने सोचा, या अल्लाह, ये कैसा बेरहम मालिक है जिसने इतने शानदार जानवर को यूं मरने के लिए छोड़ दिया। शाबान के पास अपनी रोटी का एक टुकड़ा और पानी की छागल थी। उसने वह रोटी तोड़कर घोड़े के मुंह में डाली और पानी पिलाया। घोड़े ने एहसानमंद नजरों से शाबान को देखा। शाबान उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सका। उसने अपनी पगड़ी उतारी और घोड़े के जख्म पर पट्टी बांधी। फिर उसे सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता अपने छोटे से कच्चे घर की तरफ ले जाने लगा। रास्ता लंबा था, घोड़ा लंगड़ा रहा था, मगर शाबान उसे दिलासा देता रहा, हिम्मत कर मेरे दोस्त, बस थोड़ा और। जब वह घर पहुंचा तो उसकी बीवी स्कीना ने माथे पर हाथ मारा। अरे शाबान, ये क्या मुसीबत उठा लाए? हमारे अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं, इस बड़े जानवर को कहां से खिलाएंगे? शाबान ने मुस्कुराकर कहा, सकीना, रिज़्क अल्लाह देता है। अगर हमने इसे बेयार मददगार छोड़ दिया तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। यह हमारा मेहमान है, हम आधी रोटी खाएंगे और आधी इसे देंगे। शाबान ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी छप्पर बनाई और तूफान को वहां बांध दिया। उसने इसका नाम बादल रख दिया। शाबान रोजाना जंगल जाता, ज्यादा लकड़ियां काटता ताकि बादल के लिए घास और दवा खरीद सके। वह खुद भूखा रह लेता मगर बादल को भूखा न रहने देता। उसकी बीवी सकीना भी आहिस्ता आहिस्ता बादल से मालूस हो गई। वह इसके जख्मों की मरहम पट्टी करती। महीने गुजरते गए। शाबान की खिदमत रंग लाई। बादल की टांग जुड़ गई। हालांकि वह अब भी थोड़ा लंगड़ाता था मगर उसकी सेहत वापस आ गई थी। उसकी खाल दोबारा चमकने लगी। शाबान इसे देखकर खुश होता। एक दिन शाबान जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक मौसम खराब हो गया। काली घटाएं छा गईं और तूफानी बारिश शुरू हो गई। शाबान ने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी की और बादल, जो अब उसके साथ जंगल जाता था, पर लाद कर घर की तरफ भागा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पर लकड़ी का एक पुराना पुल था। बारिश की वजह से पुल कमजोर हो चुका था। जैसे ही वे पुल के दरमियान पहुंचे, एक जोरदार आवाज आई और पुल टूट गया। शाबान और बादल दोनों ठंडे और तेज पानी में जा गिरे। पानी का बहाव बहुत तेज था। शाबान तैरना नहीं जानता था। वह डूबने लगा। बचाओ, बचाओ, उसने चीख मारी। बादल, जो तैर सकता था, किनारे की तरफ बढ़ रहा था
मगर जब उसने अपने मालिक की चीख सुनी तो वह वापस मुड़ा। हालांकि उसकी टांग में दर्द था, मगर उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने शाबान की कमीज को अपने दांतों से मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे खींचता हुआ किनारे तक ले आया। शाबान बेहोश हो चुका था। बादल उसके चेहरे को चाटने लगा और हिनहिनाने लगा। थोड़ी देर बाद शाबान को होश आया। उसने देखा कि बादल उसके सरहाने खड़ा है और खुद कांप रहा है। शाबान ने रोते हुए बादल को गले लगा लिया। मेरे यार, आज तूने मेरा एहसान चुकता कर दिया। तू जानवर नहीं, मेरा भाई है। बारिश रुक चुकी थी। वे दोनों भीगते हुए घर पहुंचे। लेकिन इस हादसे के बाद बादल की टांग में दोबारा तकलीफ शुरू हो गई। वह अब चलने के काबिल नहीं रहा था। शाबान परेशान हो गया। उसके पास दवा के पैसे खत्म हो चुके थे। उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर कुछ उधार मांगेगा। जब वह शहर के बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। वहां बादशाह का मुनादी ढोल पीट कर ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो, बादशाह सलामत का शाही घोड़ा बीमार हो गया है। हकीमों ने कहा है कि इसे एक खास किस्म की नीली घास चाहिए जो सिर्फ कोहे काफ के दामन में मिलती है। जो भी वह घास लाएगा बादशाह उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन रास्ता बहुत कठिन और जानलेवा है। शाबान ने सोचा, यह मेरे लिए अल्लाह का इशारा है। अगर मैं वह घास ले आऊं तो मुझे इनाम मिलेगा जिससे मैं बादल का इलाज करवा सकूंगा। लेकिन वह जानता था कि वह बूढ़ा और कमजोर है और उसके पास सवारी के लिए सिर्फ एक लंगड़ा घोड़ा है। लोग बड़े बड़े अरबी घोड़ों पर सवार होकर निकल रहे थे। शाबान उनका मुकाबला कैसे करता? वह मायूस होकर घर वापस आया और बादल के पास बैठकर रोने लगा। बादल, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन बादल ने कुछ ऐसा किया जिसने शाबान को हैरान कर दिया। बादल ने अपनी टूटी हुई टांग से जमीन खुरचना शुरू कर दी। वह बार बार जमीन पर खुर मार रहा था और एक खास जगह की तरफ इशारा कर रहा था। शाबान को समझ नहीं आई। उसने सोचा शायद बादल को दर्द हो रहा है, लेकिन बादल रुक नहीं रहा था। आखिरकार शाबान ने कुदाल उठाई और वहां खोदना शुरू किया। थोड़ी ही गहराई पर कुदाल किसी धातु से टकराई। शाबान ने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना जंग आलूद लोहे का बॉक्स निकला। शाबान ने कांपते हाथों से वह बॉक्स खोला। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमकदार नीले रंग की नाल हॉर्स शू रखी हुई थी, जिस पर कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था और साथ में एक नक्शा था। शाबान पढ़ना नहीं जानता था, मगर उसे इतना समझ आ गया कि यह कोई आम नाल नहीं है। शायद यह वही रास्ता है जो उसे इस नीली घास तक ले जा सकता है। क्या यह नाल जादुई है या यह बादल की किस्मत का राज है? उसी वक्त बाहर किसी के कदमों की आहट आई। शाबान ने जल्दी से बॉक्स छुपा दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। शाबान ने दरवाजा खोला तो सामने वही जालिम सौदागर सेठ वकारन खड़ा था, जिसने बादल को फेंका था। सेठ के साथ 2 मुसल्लह पहरेदार थे। सेठ ने बादल को देखा और फिर शाबान को। उसकी नजरें बादल के गले में बंधे उस तावीज पर जम गईं जो शाबान ने बॉक्स से निकलने वाली एक छोटी सी चीज से बनाया था। सेठ ने मकाराना हंसी हंसी, ओए लकड़हारे, सुना है तेरे पास मेरा घोड़ा है, मैं इसे वापस लेने आया हूं। शाबान के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या सेठ को खजाने का पता चल गया है या वह बादल को दोबारा मारने आया है? अब शाबान को एक नई जंग लड़नी थी। शाबान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने वही जालिम सेठ वकार खड़ा था जिसने सालों पहले अपने वफादार घोड़े बादल को मरने के लिए छोड़ दिया था। सेठ की नजरें बादल पर जमी हुई थीं, जो अब सेहतमंद और तवाना हो चुका था। हालांकि वह थोड़ा लंगड़ाता था, मगर उसकी सफेद खाल चांदनी की तरह चमक रही थी। सेठ ने हिकारत से शाबान को देखा और कहा, ओए 2 टके के लकड़हारे, ये मेरा घोड़ा तूफान है। मैंने इसे तेरे पास अमानत रखवाया था। अब मैं इसे वापस लेने आया हूं। जल्दी से इसकी रस्सी मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा। शाबान ने कांपते हुए कहा, सेठ साहब, खुदा से डरें। आपने खुद इसे टूटी हुई टांग के साथ वीराने में फेंक दिया था। मैंने इसे अपने बच्चों की तरह पाला है। ये अब मेरा बादल है, मैं इसे नहीं दूंगा। सेठ ने कहका लगाया, तेरा बादल? अबे भिखारी, इस घोड़े की कीमत तेरे पूरे खानदान से ज्यादा है। और सुन, मैंने देखा है कि इसने जमीन खोदकर तुझे कुछ दिया है। वह क्या चीज है? वह भी निकाल। शाबान समझ गया कि सेठ की नजर घोड़े पर नहीं,
बल्कि उस चमकदार नीले रंग की नाल पर है जो अभी अभी जमीन से निकली थी। सेठ ने शायद छुप कर देख लिया था। शाबान ने इनकार में सर हिलाया। मेरे पास कुछ नहीं है, आप जाइए यहां से। सेठ ने अपने पहरेदारों को इशारा किया। वे आगे बढ़े और शाबान को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने जबरदस्ती बादल की रस्सी खोल ली। बादल ने मुजाहमत की, हिनहिनाया और सेठ के आदमियों को काटने की कोशिश की, मगर वे ज्यादा थे। उन्होंने इसे काबू कर लिया। सेठ ने शाबान की झोपड़ी की तलाशी लेनी शुरू की। उसने सारा सामान बिखेर दिया, मगर वह लोहे का बक्सा उसे नहीं मिला, क्योंकि शाबान ने इसे बादल के चारे के नीचे छुपा दिया था। सेठ गुस्से में चीखा, ठीक है, आज तो बच गया, लेकिन कल सुबह तक अगर वह चीज मेरे पास न पहुंची तो मैं इस घोड़े की खाल खिंचवा लूंगा। वह बादल को घसीटते हुए ले गए। बादल मुड़ मुड़ कर अपने मालिक को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे कह रहा हो, बाबा मुझे मत जाने दो। शाबान बेबसी से जमीन पर पड़ा रोता रहा। मेरे बच्चे, मैं तुझे बचा नहीं सका। रात गहरी हो चुकी थी। शाबान ने फैसला किया कि वह खामोश नहीं बैठेगा। उसने वह लोहे का बक्सा निकाला और उसमें मौजूद नक्शा और वह नीली नाल देखी। इस नाल पर अजीब सी चमक थी। जैसे ही शाबान ने इसे हाथ में लिया, उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। नक्शे पर एक रास्ता बना हुआ था जो कोहे काफ के दामन तक जाता था, जहां वह नीली घास उगती थी जो बादशाह के घोड़े की दवा थी। नक्शे के नीचे लिखा था, जो इस नाल को अपने घोड़े के पैरों में बांधेगा वह हवा से बातें करेगा और पहाड़ों को उबूर करेगा। शाबान समझ गया, यह नाल बादल की किस्मत थी। अगर वह यह नाल बादल को पहना दे तो बादल ठीक हो सकता है और शायद वह बादशाह का इनाम जीतकर सेठ का मुंह बंद कर सके। लेकिन बादल तो सेठ के कब्जे में था। शाबान ने रात के अंधेरे में सेठ की हवेली का रुख किया। वह दीवार फांद कर अस्तबल में दाखिल हुआ। वहां दर्जनों घोड़े बंधे थे, मगर बादल सबसे अलग एक कोने में बांधा गया था। उसकी टूटी हुई टांग सूजी हुई थी और वह दर्द से कराह रहा था। शाबान दबे पांव उसके पास गया। बादल, मैं आ गया हूं। बादल ने अपने मालिक की खुशबू पहचान ली और हल्की सी आवाज निकाली। शाबान ने जल्दी से जेब से वह नीली नाल निकाली और बादल के लंगड़े पैर में ठोक दी। जैसे ही आखिरी कील लगी, एक मोजा हुआ। नाल से नीली रोशनी निकली और बादल के पैर के गर्द लिपट गई। बादल का दर्द फौरन खत्म हो गया। उसकी टूटी हुई हड्डी जुड़ गई और उसके जिस्म में बिजली जैसी ताकत आ गई। वह खड़ा हो गया और उसने ऐसी जोरदार हिनहिनाहट की कि पूरा अस्तबल गूंज उठा। सेठ के पहरेदार जाग गए। कौन है वहां? चोर, चोर! शाबान ने जल्दी से बादल की पीठ पर छलांग लगाई। चल मेरे शेर, आज हवा को पीछे छोड़ दे। बादल ने एक लंबी छलांग लगाई और अस्तबल की 10 फीट ऊंची दीवार को फांद गया। पहरेदार देखते रह गए। सेठ वकार अपनी बालकनी में आया तो उसने देखा कि एक सफेद घोड़ा, जिसके पैरों से नीली चिंगारियां निकल रही हैं, चांदनी रात में उड़ता हुआ जा रहा है और उस पर वही गरीब लकड़हारा सवार है। सेठ ने अपना सर पीट लिया। ये तो जादुई घोड़ा बन गया, पकड़ो इसे। उसने अपने सबसे तेज घोड़े तैयार करवाए और अपने मसलह आदमियों के साथ उनका पीछा शुरू कर दिया। शाबान और बादल अब शहर से दूर निकल चुके थे। उनका रुख कोह ए काफ की तरफ था, जो नक्शे के मुताबिक बहुत दूर और खतरनाक जगह थी। रास्ता घने जंगलों और दीव हैकल पहाड़ों से गुजरता था। पीछे सेठ के घोड़े भी बहुत तेज थे, मगर बादल के पैरों में वह जादुई नाल थी। वह थकता नहीं था। वह पहाड़ी नदियों को एक छलांग में पार कर रहा था। सुबह होते होते वे एक खूनी जंगल में पहुंच गए। यह जंगल अपनी परासरारियत के लिए मशहूर था। यहाँ के पेड़ों के पत्ते लाल थे और कहा जाता था कि यहाँ आदमखोर दरिंदे रहते हैं। नक्शे के मुताबिक नीली घास इसी जंगल के पार एक गाड़ के पास थी। अचानक बादल रुक गया। उसने खतरा महसूस कर लिया था। सामने झाड़ियों में 2 चमकती हुई आंखें नजर आईं। एक बहुत बड़ा शेर रास्ता रोके खड़ा था। शेर ने ढाड़ मारी तो जंगल लरच गया। शाबान डर गया, मगर बादल नहीं डरा। उसने जमीन पर पैर मारा तो नीली चिंगारी निकली। शेर ने छलांग लगाई। बादल ने फुर्ती से साइड पर होकर अपनी पिछली टांगों से शेर को ऐसी दौलती रसीद की कि शेर दूर जा गिरा और भाग गया। शाबान हैरान था कि उसका सीधा सादा घोड़ा इतना बहादुर कैसे हो गया। यह सब उस नाल का कमाल था। अभी वे शेर से बचे ही थे कि पीछे से घोड़ों की टापों की आवाजें आईं। सेठ वकार और उसके आदमी भी जंगल में पहुंच चुके थे।
सेठ के पास बंदूकें थीं। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, सेठ चिल्लाया। शाबान ने बादल को एड़ लगाई। वे एक तंग पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। रास्ता इतना पतला था कि सिर्फ एक घोड़ा गुजर सकता था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। एक गलत कदम और मौत यकीनी। सेठ के आदमी रुक गए, मगर सेठ लालच में अंधा हो चुका था। उसने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वह नाल मेरी है। बादल पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। सामने रास्ता खत्म हो चुका था। अब आगे सिर्फ बादल और आसमान था, और पीछे सेठ वकार बंदूक ताने खड़ा था। अब कहां जाएगा? सेठ हंसा। मेरे हवाले कर दे ये घोड़ा और नाल, मैं तुझे जिंदगी दूंगा। शाबान ने नीचे गहरी खाई की तरफ देखा, फिर बादल की तरफ। बादल ने मुड़कर अपने मालिक को देखा और सर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मुझ पर भरोसा रखो। शाबान ने आंखें बंद कर लीं और अल्लाह का नाम लिया। बादल ने पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी। सेठ की चीख निकल गई। उसे लगा कि दोनों गिर कर मर जाएंगे, लेकिन बादल गिरा नहीं, बल्कि वह हवा में तैरता हुआ दूसरी तरफ की पहाड़ी पर जा पहुंचा। उसके पैरों की नाल ने उसे हवा में मुअल्लक रखा। यह मंजर देखकर सेठ के होश उड़ गए। शाबान और बादल बहिफाजत दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां सामने एक गाड़ था, जिसके बाहर नीली रोशनी फैल रही थी। यह वही जगह थी। कोहे काफ की नीली घास यहीं थी। शाबान घोड़े से उतरा। उसने देखा कि वहां जमीन पर हीरों की तरह चमकती हुई नीली घास उगी हुई है। उसने जल्दी से घास तोड़ी और अपनी झोली में भर ली। बादल, हम कामयाब हो गए। अब हम बादशाह के पास जाएंगे और तेरा इलाज भी हो जाएगा और हमें कोई तंग भी नहीं करेगा। लेकिन वापसी का रास्ता आसान नहीं था। सेठ वकार अब भी हार नहीं माना था। वह जानता था कि शाबान बादशाह के पास जाएगा। उसने एक शॉर्टकट रास्ते से शहर की तरफ अपने आदमी भेज दिए, ताकि वे महल के दरवाजे पर शाबान को पकड़ लें। शाबान जब शहर के करीब पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसने देखा कि शहर के दरवाजे पर पहरा सख्त है। सेठ के आदमी भेस बदलकर खड़े हैं। वह समझ गया कि अगर वह सीधे रास्ते से गया तो पकड़ा जाएगा। उसने बादल की गर्दन थपथपाई। मेरे दोस्त, अब हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसी वक्त एक फकीर बाबा, जो सड़क के किनारे बैठे थे, ने शाबान को आवाज दी। बेटा, तुम मुश्किल में लगते हो। बादशाह तक पहुंचना है तो शाही नाले का रास्ता इस्तेमाल करो। वह गंदा है, मगर महफूज है। शाबान ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गंदे नाले के रास्ते महल के पिछवाड़े पहुंचा। लेकिन वहां एक और मुसीबत खड़ी थी। महल की दीवार बहुत ऊंची थी और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। बादल ने दीवार को सूंघा और हिनहिनाया। क्या वह इतनी ऊंची दीवार फांद सकता था? उसके पैरों की जादुई नाल की चमक मध्यम पड़ रही थी। शायद उसका असर खत्म हो रहा था। शाबान ने दुआ मांगी, या अल्लाह, बस एक आखिरी बार मदद कर दे। बादल ने पीछे हटकर लंबी दौड़ लगाई और पूरी ताकत से छलांग लगाई। वह दीवार के ऊपर पहुंचा, मगर उसका पिछला पैर दीवार के कंगूरे से टकरा गया। वे दोनों लड़खड़ाते हुए शाही बाग में गिरे। शोर सुनकर शाही पहरेदार आ गए। उन्होंने शाबान और बादल को घेर लिया। कौन हो तुम? जासूस? उसी वक्त बादशाह सलामत खुद अपनी बालकनी में आ गए। उन्होंने देखा कि एक जख्मी घोड़ा और एक गरीब आदमी बाग में पड़े हैं और आदमी के हाथ में चमकती हुई नीली घास बैन है। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो वही घास है, पकड़ो इसे मत, इसे इज्जत से मेरे पास लाओ। शाबान को शाही पहरेदारों ने घेर लिया था, मगर बादशाह के हुक्म पर उसे इज्जत के साथ दरबार में लाया गया। शाबान के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी थी, मगर उसके हाथ में चमकती हुई नीली घास थी, जिसकी खुशबू ने पूरे दरबार को महका दिया था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था और उसके साथ बीमार शाही घोड़ा भी खड़ा था, जो कमजोरी से कांप रहा था। बादशाह ने शाबान को देखा और कहा, ए गरीब लकड़हारे, तुमने वह कर दिखाया जो मेरे बड़े बड़े सिपह सालार न कर सके। तुम कोहे काफ की वह नायाब घास ले आए। शाबान ने अदब से झुककर सलाम किया और घास बादशाह के कदमों में रख दी। आली जहां, यह अल्लाह की मदद और मेरे इस बेजुबान साथी बादल की हिम्मत का नतीजा है। मैं अपनी जान पर खेलकर यह लाया हूं ताकि आपका घोड़ा सेहतयाब हो सके। बादशाह ने फौरन हकीमों को बुलाया। उन्होंने घास शाही घोड़े को खिलाई। चंद ही लम्हों में घोड़े के जिस्म में जान आ गई। उसकी आंखें चमकने लगीं और वह हिनहिनाने लगा। बादशाह खुशी से उठ खड़ा हुआ। मोज्जा, मेरा घोड़ा ठीक हो गया। मांगो लकड़हारे,
क्या मांगते हो? मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, शाबान ने आजिजी से कहा। बादशाह सलामत, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे इस घोड़े बादल का इलाज करवा दें और इससे वह इज्जत दें जो एक वफादार साथी का हक है। बादशाह शाबान की बेगर्जी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने वजीर को हुक्म दिया कि शाबान को शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए और बादल का बेहतरीन इलाज किया जाए। लेकिन कहानी में अभी एक मोड़ बाकी था। दरबार के दरवाजे पर शोर मच गया। पहरेदारों ने इत्तला दी कि सेठ वकार आया है और वह दहाई दे रहा है कि उसके साथ जुल्म हुआ है। बादशाह ने सेठ को अंदर बुलाया। सेठ वकार रोता हुआ अंदर दाखिल हुआ और बादशाह के कदमों में गिर गया। आली जहां, इंसाफ करें, ये लकड़हारा चोर है, ये घोड़ा मेरा है, इसका नाम तूफान है। ये मेरी अमानत थी जो इसने चुरा ली, और वह नीली घास भी मैंने मंगवाई थी। ये तो बस मेरा नौकर बनकर गया था। शाबान हक्का बक्का रह गया। झूठ, बादशाह सलामत, ये झूठ बोल रहा है। इसने तो बादल को मरने के लिए फेंक दिया था। सेठ ने मक्काराना अंदाज में अपनी जेब से कुछ जाली कागजात निकाले जिन पर घोड़े की मालिकियत लिखी थी। देखें सरकार, यह रहे सबूत, और यह नाल जो इस घोड़े के पैर में लगी है वह भी मेरी खानदानी निशानी है। बादशाह सोच में पड़ गया। कागजात सेठ के हक में थे, मगर शाबान की आंखों में सच्चाई थी। बादशाह ने वजीर से मशवरा किया। वजीर ने कहा, आली जहां, फैसला मुश्किल है। दोनों दावेदार हैं, हमें इनका इम्तिहान लेना होगा। बादशाह ने ऐलान किया, हम कल सुबह मैदान में एक मुकाबला करवाएंगे। अगर यह घोड़ा वाकई सेठ का है तो यह इसके इशारे पर चलेगा, और अगर शाबान का है तो यह इसकी बात मानेगा। जो भी इस घोड़े पर काबू पालेगा, घोड़ा और इनाम उसी का होगा। अगली सुबह शाही मैदान सज गया। हजारों लोग तमाशा देखने आए। एक तरफ सेठ वकार अपने लाओ लश्कर के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ अकेला गरीब शाबान खड़ा था। बादल को मैदान के बीच में छोड़ दिया गया। सेठ वकार आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक चमड़े का हंटर था और जेब में कुछ महंगी मिठाइयां। उसने बादल को बुलाया, आओ तूफान, मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। बादल ने सेठ को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसे याद आ गया कि कैसे इस जालिम ने उसे जख्मी हालत में फेंका था। सेठ करीब आया और उसे पकड़ने की कोशिश की। बादल ने जोर से हिनहिनाया और अपने पिछले पैरों से सेठ को एक जोरदार दौलती रसीद की। सेठ उछलकर दूर जा गिरा और मिट्टी में लथपथ हो गया। लोग हंसने लगे। सेठ गुस्से में उठा और हंटर लहराया, मैं तुझे मार डालूंगा। बादल ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो सिपाहियों ने बीच बचाव कराया। सेठ नाकाम हो चुका था। अब शाबान की बारी थी। शाबान के हाथ में कुछ नहीं था, न हंटर न मिठाई। वह आहिस्ता आहिस्ता बादल की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्यार से पुकारा, मेरे बादल, मेरे दोस्त, डर मत, मैं आ गया हूं। बादल ने अपने मालिक की आवाज पहचानी। उसका गुस्सा फौरन खत्म हो गया। वह दौड़कर शाबान के पास आया और अपना सर उसके सीने पर रख दिया। शाबान ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और उसे गले लगा लिया। बादल ने शाबान का चेहरा चाटना शुरू कर दिया। यह मंजर इतना जज्बाती था कि मजमा खामोश हो गया। बादशाह ने अपनी निशस्त से उठकर तालियां बजाईं। फैसला हो गया। जानवर कभी झूठ नहीं बोलते। ये घोड़ा शाबान का है क्योंकि इसने इसे मोहब्बत से जीता है। सेठ वकार का चेहरा शर्म से झुक गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि सेठ को झूठ बोलने और जाली कागजात बनाने के जुर्म में शहर से निकाल दिया जाए और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए। शाबान बादशाह के दरबार से सरखरू हो चुका था। सेठ वकार को झूठा साबित करके जलील व ख्वार कर दिया गया था। बादशाह ने शाबान को बहुत सारा इनाम व इकराम दिया और उसे इज्जत से रुखसत किया। बादल अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसके पैर में लगी वह नीली नाल चांदनी की तरह चमक रही थी। लेकिन सेठ वकार का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वह अपनी जलील का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। जब बादशाह ने उसे दरबार से निकाल दिया तो वह चुपके से अपने आदमियों के साथ शहर के बाहर छुप गया। वह जानता था कि शाबान अपने गांव वापस जाएगा और रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है जहां कोई मदद के लिए नहीं आएगा। शाबान खुशी खुशी अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। उसके पास अशर्फियों की थैली थी और वह बादल पर सवार था। शाम का वक्त था जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंचे। अचानक झाड़ियों से सेठ वकार और उसके 5 मसलह आदमी निकल आए। उन्होंने शाबान को चारों तरफ से घेर लिया।
सेठ वकार ने एक बड़ी तलवार निकाली और शैतानी हंसी हंसी, ओए लकड़हारे, तूने सोचा बादशाह तुझे बचा लेगा? अब यहां कोई बादशाह नहीं, सिर्फ मैं और मेरी तलवार है। वह सारा इनाम और ये घोड़ा मेरे हवाले कर दे, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। शाबान डर गया, मगर बादल नहीं डरा। उसने अपने नथुने फुलाए और जोर से हिनहिनाया। शाबान ने कहा, सेठ साहब, अल्लाह से डरें, यह दौलत आपकी नहीं है, मुझे जाने दें, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। सेठ ने गुस्से से हमला कर दिया। उसने तलवार शाबान की तरफ लहराई। शाबान ने बचने की कोशिश की, मगर तलवार उसके बाजू पर लगी और खून निकल आया। शाबान घोड़े से गिर गया। सेठ के आदमी उस पर टूट पड़े। वे शाबान को बुरी तरह मारने लगे। बादल ने अपने मालिक को बचाने की कोशिश की, मगर आदमियों ने उसकी रस्सी पकड़ ली। शाबान जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। सेठ उसके सीने पर पांव रखकर खड़ा हो गया। आखिरी बार पूछ रहा हूं, वह नीली नाल कहां है? मुझे वह जादुई नाल चाहिए। शाबान ने खून थूकते हुए कहा, वह नाल तेरे नसीब में नहीं है, वह सिर्फ एक वफादार जानवर की किस्मत है, तू इसे कभी नहीं पा सकेगा। सेठ गुस्से से पागल हो गया। उसने तलवार उठाई ताकि शाबान का सर कलम कर दे। उसी लम्हे एक अजीब व गरीब वाकया हुआ। बादल ने एक ऐसी दिलसोज चीख मारी जो आसमान तक गई। उसके पैर में लगी वह नीली नाल अचानक तेजी से चमकने लगी। नाल से नीली रोशनी का एक ऐसा शदीद झमाका हुआ कि सबकी आंखें चंधिया गईं। रोशनी के साथ ही जमीन लरजने लगी। जंगल के पेड़ हिलने लगे। सेठ और उसके आदमी डर कर पीछे हट गए। बादल ने अपनी रस्सी तड़वा ली। वह अब कोई मामूली घोड़ा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके जिस्म से रोशनी फूट रही थी। वह अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और हवा में अगले पैर लहराने लगा। बादल ने सेठ वकार की तरफ छलांग लगाई। सेठ ने बचने की कोशिश की, मगर बादल की टांग उसके सीने पर लगी। सेठ दूर जा गिरा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। बादल ने अपने मालिक शाबान के गर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जैसे कोई हिसार बना रहा हो। सेठ के आदमी बादल के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जिसने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, बादल ने उसे दौलती मारकर भगा दिया। सेठ वकार जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसने देखा कि बादल अब शाबान के जख्मों को चाट रहा है। शाबान ने मुश्किल से आंखें खोली। बादल, तूने फिर मुझे बचा लिया, लेकिन कुदरत का इंतकाम अभी बाकी था। अचानक जंगल में शेरों की धाड़ सुनाई दी। सेठ वकार का खून सूख गया। इस जंगल में आदमखोर शेर रहते थे और खून की बू उन्हें यहां खींच लाई थी। झाड़ियों से 3 बड़े शेर निकल आए। सेठ के आदमी डर कर भाग गए और सेठ को अकेला छोड़ दिया। शेरों ने सेठ को घेर लिया। सेठ चीखा, बचाओ, कोई है? शाबान, मुझे बचा लो। शाबान, जो खुद जख्मी था, उसने रहम खाया। उसने बादल की गर्दन थपथपाई और इशारा किया, बादल, इसे बचा। बादल, जो अपने मालिक का वफादार था, फौरन समझ गया। उसने शेरों की तरफ रुख किया। बादल ने शेरों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। शेर बादल की तरफ लपके। बादल ने अपनी नीली नाल वाले पैर से जमीन पर जबर लगाई। जमीन से नीली चिंगारियां निकलीं और शेरों की आंखों में पड़े। शेर घबरा गए। वे जानवरों की बादशाहत में पहली बार किसी ऐसे जानवर से टकराए थे जो उनसे नहीं डर रहा था। बादल ने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया कि शेरों को पीछे हटना पड़ा। वे जंगल में वापस भाग गए। सेठ वकार की जान बच गई। वह कांपता हुआ उठा। उसने देखा कि जिस जानवर को उसने मारने की कोशिश की, उसी ने उसकी जान बचाई। उसे अपनी कमीनगी पर इतना अफसोस हुआ कि वह शाबान के कदमों में गिरकर रोने लगा। शाबान भाई, मुझे माफ कर दो, मैं इंसान नहीं, दरिंदा हूं। तुमने और तुम्हारे जानवर ने मुझ जैसे जालिम पर रहम किया है। मैं आज तौबा करता हूं। यह सारी दौलत, यह सारा गुरूर, सब झूठ है। असल दौलत तो यह वफादारी है। शाबान ने सेठ को उठाया। सेठ साहब, अल्लाह माफ करने वाला है। आपने देख लिया कि कमजोर समझा जाने वाला जानवर भी कितना ताकतवर हो सकता है अगर अल्लाह उसके साथ हो। जाइए, अल्लाह आपको हिदायत दे। सेठ वकार ने अपनी तलवार तोड़ दी और कसम खाई कि वह आइंदा कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। वह वहां से सर झुकाकर चला गया। शाबान ने बादल की मदद से घर का सफर जारी रखा। जब वह गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। शाबान की बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शाबान को जख्मी देखा तो रो पड़े। लेकिन जब शाबान ने अशरफियों की थैली दिखाई और सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने सजदा ए शुक्र अदा किया।
शाबान ने उस दौलत से गांव में कुएं खुदवाए, मस्जिद बनवाई और गरीबों की मदद की। वह नीली नाल जो बादल के पैर में थी, कुछ अरसे बाद खुद ब खुद गायब हो गई। शायद उसका काम पूरा हो चुका था। जब बादल का आखिरी वक्त आया तो उसने अपना सर शाबान की गोद में रखा और सुकून से आंखें बंद कर लीं। शाबान बहुत रोया। उसने बादल को अपने घर के आंगन में दफन किया और उसकी कब्र पर एक कतबा लगाया, यहां वह दोस्त सो रहा है जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया। वक्त गुजर गया, मगर शाबान और बादल की कहानी आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि जब भी कोई मुश्किल में होता है और सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह किसी न किसी वसीले से, चाहे वह बेजुबान जानवर ही क्यों ना हो, उसकी मदद जरूर फरमाता है। सेठ वकार भी सुधर गया और उसने अपनी बाकी जिंदगी जानवरों की खिदमत में गुजार दी। यह सब उस एक लम्हे का नतीजा था जब शाबान ने एक लंगड़े घोड़े को ठुकराने के बजाय गले लगाया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। हम बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद आपके लिए ये तारीखी किस्से तैयार करते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी पसंदीदगी ही हमारा असल इनाम है। ऐसी मज़ीद दिलचस्प और हैरत अंगेज़ कहानियाँ देखने के लिए तारीखी दास्तान को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखें।